हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान और शासन से प्रश्न देखने वाले हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं और वैसे संविधान और शासन से टोटल 200 प्रश्न मैं कराने वाला हूं, लेकिन ये पार्ट 1 है जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप अपने सिलेबस में आइएगा, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों का सिलेबस देख लीजिएगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फॉरेस्ट गार्ड में 6 क्वेश्चन आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग संविधान और शासन से, और फॉरेस्टर जो कि नया बहाली ले रहा है इसमें आपको 3 प्रश्न आता है संविधान और शासन से। ठीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, और वो जो 200 क्वेश्चन होगा ये 4 भाग में डिवाइड होगा। ये भाग पहला है संविधान और शासन का, ऐसे 3 भाग और आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में जो भी आएगा वो आराम से आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी है। आप फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस देखिएगा तो 100 क्वेश्चन है, 400 नंबर का, मिसके एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 घंटे समय है और नेगेटिव 1/3 है। नेगेटिव काफी हो जाने के कारण क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पा सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ पर भाग 1 में आइएगा फॉरेस्ट गार्ड के, तो इसमें 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न में आप देखिएगा चौथे नंबर पॉइंट पर, तो ये भारतीय राजतंत्र और शासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संविधान से होगा, राजनीतिक प्रणाली से, पंचायती राज व्यवस्था से, ये सभी से रिलेटेड प्रश्न होगा। और मैं इसी से आपको क्वेश्चन बनाया हूं, संविधान के साथ साथ 11th और 12th के एनसीईआरटी जहां से शासन प्रणाली दिया हुआ है वहां से भी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक, और ऐसे ही वीडियो मैं सब्जेक्ट वाइज लाते रहूंगा। ये मेरा चैनल नया है तो ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा सेकंड चैनल है। और मैंने सोचा कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का सारा सिलेबस इस पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे ये करंट अफेयर है, 6 प्रश्न करंट अफेयर आएगा, ऐसे भी मैं 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं करंट अफेयर का। वैसे इतिहास से 200 क्वेश्चन करा दूंगा, भूगोल से 200 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 200 क्वेश्चन, तो ये सभी कराने वाला हूं। देखिए 16 जून 2019 को पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये संविधान के प्रश्न आया था। ये सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन मैंने बताया वो देख लीजिए। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। ठीक, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, ये याद रखिएगा। 395 आर्टिकल है, 22 भाग है, और अभी 12 अनुसूची भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहले 8 ही अनुसूची था। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में आता है, ये याद रखिएगा। चुनाव आयोग के बारे में आपको आर्टिकल 324 में पढ़ने को आपको मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिट्टो का उपयोग किए थे राष्ट्रपति, किसने पॉकेट बिट्टो का उपयोग किया गया था? ये किए थे ज्ञानी जैलसी ने, ये हमारे राष्ट्रपति थे। और ये डाक जो विधेयक था उसमें पॉकेट बिट्टो का, बिट्टो शक्ति जो राष्ट्रपति का होता है, सभी मैं आपको जो जो क्वेश्चन कराते चलूंगा 50 क्वेश्चन, उसमें पूरा आपको जानकारी देते चलूंगा। और वैसे 200 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ये पहला वीडियो है, ऐसे 3 वीडियो आपको आएगा, तो अपने दोस्तों के पास पूरे शेयर कीजिएगा। ठीक, और जो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जो होगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा ही चैनल है। ठीक, इस स्टडी मोड का ही चैनल है, ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो भारतीय अनुसूची 6 जो है ये किन किन राज्यों के बारे में प्रावधान करता है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ पर देख सकते हैं मेघालय। आत्म इसे याद कर सकते हैं, एटीएम में, एटीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है, एटीएम में मिस की एटीएम, असम, यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय और मिस मेघालय, ये शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? राज्यपाल नहीं होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद है, ये याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो 6 था, ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ था 16 जून को। अब चलिए 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए, और ऐसे 3 वीडियो आएगा। और ठीक, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये स्टडी मोड का ही चैनल है। कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो जो भारत का सर्वोच्च कानून है ये किसे माना जाता है? तो ये भारत के संविधान को माना जाता है। तो पहले के आंसर हो जाएगा ए, भारत के संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, और विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। और सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान की बात किया जाए तो ये भारत के संविधान है। भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भी याद रखिएगा। भारत का लिखित संविधान है, जिसमें जब लिखा गया था उस समय 395 अनुच्छेद के साथ 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी इसमें बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हुआ है आगे के प्रश्न में हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा पहले के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो ये कौन सी अनुसूची है? अभी देखिए, शुरुआत में भारत में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूचियाँ थी। 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची जो है ये बाद में जोड़ा गया, समय समय पर इंक्लूड किया गया जब जरूरत पड़ा। तो तभी भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। और पहला अनुसूची देखिएगा तो इसमें भारत के राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिया गया है। तो दूसरे के आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भारत के जो 12वां अनुसूची है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी जल्दी से दे देता हूँ।
तो भारत की पहली जो अनुसूची की विशेषता है उसमें संघ और राज्यों का उल्लेख है। एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत की दूसरी अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन जो दिए जाते हैं सदस्य को, इनके बारे में दिया गया है। तीसरी में क्या दिया गया है कि तीसरा अनुसूची में की विशेषता यह है कि व्यवस्थापिका के सदस्य जैसे कौन कौन हो जाते हैं, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इसमें शपथ इनको लिए जाने की जो प्रतिज्ञा का प्रारूप होगा शपथ का, वो उस बारे में आपको तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में क्या दिया है, चौथी अनुसूची की क्या विशेषता है, तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो आवंटन है राज्यसभा में, जैसे बिहार का राज्यसभा में 16 सीट है, वैसे लोकसभा में आपको बिहार का 40 सीट है, वैसे राज्यसभा का ये जो आवंटन बता रहा है राज्य और केंद्र शासित राज्यों का, ये दिया हुआ है आपको चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से है। ठीक, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ट्रिक लगा लीजिएगा, इसकी से आप याद कर लीजिएगा। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में जो जो राज्य दिया है उसे एक मात्र आप आराम से याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो AMTM मिस के एटीएम में आप अगर याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। छठी अनुसूची का राज्य क्या है, तो एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं ना आप। ठीक, तो ए से आपको असम, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मेघालय हो जाएगा और एम से एक हो जाएगा आपको मिजोरम एटीएम में। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बनाया है, बाकी आपको जैसे याद करना है याद कीजिएगा। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है राज्य, संघ और समवर्ती सूची के विषय, अलग अलग संघ के लिए कौन से विषय जो आपको केंद्र कानून बना सकता है, राज्य के लिए कौन से होगा जो राज्य विधानसभा या विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में आपको दोनों कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है ये दिया है, इसमें इंग्लिश नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें 22 भाषाओं में क्या इंग्लिश भी है, नहीं इंग्लिश नहीं है। नवीं अनुसूची में क्या है, नवीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया था, आपको भूमि सुधार संबंधी अधिनियम के लिए आपको पहली संविधान संशोधन किया गया था उसी समय। 10वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, इसमें दल बदल निरोध उपबंध किया गया है। दल बदल जो कि आपको 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, 52वां, याद रखिएगा, दल बदलू जो व्यवस्था था उसको खत्म करने के लिए 10वीं अनुसूची में। फिर 11वीं अनुसूची आपका निकल कर आता है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है जिसे आपको 73वां संविधान संशोधन कर आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया वो है, और 12वीं अनुसूची में आपको जिसे 74वां संविधान संशोधन कर दर्जा दिया गया नगर पालिका शासन उसन का, वो है। ठीक, तो ये आपको 11वीं 12वीं में है। तो ऐसे जो 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। संविधान सभा जो था, ठीक, जो कि भारतीय के संविधान बनाने का काम इनको सौंपा गया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने सब पड़ा हुआ है ऑप्शन, तो ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा मिस की 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947, एक बात ध्यान में रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह से क्वेश्चन बनता है, मुख्य परीक्षा में भी आप देखें लगातार क्वेश्चन बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, याद कर लेना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ठीक, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसके बारे में देखिए, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है सिंह के, जो कि 4 सिंह उसमें है लेकिन 3 ही सिंह दिखाई देते हैं, शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद, जो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि देवनागरी लिपि में है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हर एक पॉइंट को मैं आपको कराते चल रहा हूं, जो कि क्वेश्चन कहीं से बने तो आराम से कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 3 पट्टियों वाला तिरंगा है, हम लोग 3 पट्टी का होता है तिरंगा इसे बोलते हैं, जिसमें गहरा केसरिया ऊपर होता है, सफेद बीच में होता है और गहरा हरा रंग जो होता है ये नीचे होता है। और जो सफेद बीच में होता है उसमें एक आपको क्या होता है, चक्र होता है। तो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का, किस रंग का, नीले रंग का, रंग भी याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है। चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। अच्छा, इसे सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है तिरंगा का, तो 3:2 है। ठीक, अगर यही पूछ देता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो सीधे उल्टा कर दीजिएगा, 2:3 कर दीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को प्रारूप, जो राष्ट्र ध्वज का प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत जो हम लोग गाते हैं अभी भी आपको याद होना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने किया था, ये याद रखिएगा, श्यामलाल प्रसाद गुप्त। राष्ट्रगान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रगान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन हिंदी के संस्करण के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। तो भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। इसका गायन का सदस्य 22 सेकंड का होता है, पूर्ण अगर कीजिएगा तो। अगर जैसे संक्षिप्त में गाते हैं, जैसे आप देखिएगा कहीं बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री या कोई, तो संक्षिप्त में बैंड बाजा के साथ ये सब होता है, तो 20 सेकंड लगता है। इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति
गाई जाती है, जो कि आपको संक्षिप्त में जो होता है। यह सर्वप्रथम आपको जो गाया गया था, यह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में। यह याद रखिएगा, 1911 में यह गाया था सबसे पहले जो राष्ट्रगान है कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। अधिवेशन याद रखिएगा, वो अधिवेशन पक्का क्वेश्चन पूछता है। और इसकी जो अध्यक्षता उस समय किए थे पंडित विशन नारायण दत्त ने किया था, ठीक, में गाया गया था। इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में इसे तत्वबोधनी भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1912 में इनका तत्वबोधनी भाग्य विधाता शीर्षक से, ठीक। और 1919 में इसे क्या कहा जाता था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यह भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत के बारे में देख लेते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896, याद रखिएगा, ये सब याद रखिए, डेट जो दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये भी अधिवेशन का हुआ था, कलकत्ता वाला ही अधिवेशन हुआ था इसमें भी, ठीक। अध्यक्ष हुए थे इसमें रहमतुल्लाह सयानी, ठीक, में गाया गया था। इस गीत को गाने के समय 1 मिनट और 5 सेकंड का होता है। यह गीत 1 मिनट 5 सेकंड को किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो अपने मन से राष्ट्रगीत गा सकता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में दे देता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश में, ये ग्रेगोरियन इंग्लिश है आपको, देश भर में के लिए शक संवत पर आधारित हमारा हिंदी जो कैलेंडर है भारत का, वो आधारित कौन से है, तो शक संवत पर आधारित है। पंचांग का सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कौन से, तो 22 मार्च 1957 को, ये याद रखिएगा। इसका पहला महीना आपको क्या होता है, चैत्र होता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प देख लिए, राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ये कमल है, जिसको हम लोग नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन, इसका वैज्ञानिक नाम है, नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मयूर है, जिसे हम लोग मोर बोलते हैं, मयूर, ठीक। इसका आपको राष्ट्रीय आपको पूछ देता है, वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, तो पाओ क्रिस्टेटस है, ये इसका नाम है। राष्ट्रीय पशु जो है भारत का ये है आपको बाघ है, बाघ जो है, और बाघ का संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया था 1973 में, ठीक, ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस लिनियास इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय फल जो है ये हमारा आम है, जो कि मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, ठीक, ये याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका, ये सब वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करते चलना है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये आपको बरगद है, जो कि फाइकस बोधोलोसिस इसका नाम है, बुंदालोसिस इसका नाम है, बुंदोलोसिस। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद याद रखिएगा, जो जाटा वाला नीचे की तरफ गिरा रहता है ना, वो बरगद के पेड़ में ही। राष्ट्रीय नदी जो है ये 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव में कौन सा हो जाएगा, तो आपको गंगा की डॉल्फिन, जो कि प्लाटनिस्टा गैंगेटिक जोन में ज़्यादा पाया जाता है। ये 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जो घोषित किया गया है, ठीक, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा गया है, तो ये हाथी, आपको एलिफेंट्स इंडिका, जो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो ये सब आपको याद करते चलना है। देखिए आपको क्वेश्चन भी होगा इसमें मैं थ्योरी भी आपको करा रहा हूँ, जो भी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फास्ट कर लेना है वीडियो, अगर लग रहा है स्लो तो, और अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो इसे स्लो वीडियो कर लीजिएगा, ठीक। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे इसे देखना चाहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखिए तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये पूछा है तो 3:2 होता है, और यहीं अगर चौड़ाई लंबाई का पूछे तो 2:3 होगा। तो जो भी क्वेश्चन बनता है हम यहाँ से करा देते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो यहीं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में, इनके गीतांजलि पुस्तक के लिए, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते, भारत के संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो आपातकालीन प्रावधान है ये संविधान है जो जर्मनी के देश से लिया गया है। आपातकाल का जो उल्लेख है आपको आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 360 में, ये 3 प्रकार का आपात है इसमें। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए भारत के विदेशी स्रोत में आपको क्या क्या लिया गया है, भारत के जो विदेशी स्रोत दे सकता है तो उसमें कौन कौन देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, ये झट से मैं आपको करा देता हूँ कुछ सेकंड में, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से थ्योरी भी आप करते चलिए, एक तरफ से ये रिवीजन है आपका क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी, ठीक। यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे पहले यूएसए के संविधान से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है, ये लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ठीक। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, ये याद रखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहीं से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाए, ये जो प्रावधान है यहीं पर से लिया गया है आपको। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय, यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान यहीं से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है ये भी यहीं से लिया गया है। और वित्तीय आपात के जो प्रावधान है जो कि आर्टिकल 360 में है, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से, ठीक। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, जो कि भारत की शासन प्रणाली है, ठीक। एकल नागरिकता यहाँ से लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता है, ठीक। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे विधि निर्माण किया जाता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर आपको राष्ट्रपति का साइन होता है, ये सब आपको यहीं से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से।
नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जिसे हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, जो संविधान के भाग 4 में है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो निर्वाचक मंडल कौन होते हैं राष्ट्रपति में, जैसे कि राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। और दिल्ली पांदुचेरी में भी विधानसभा है, तो वहां के भी सदस्य भाग लेते हैं। ये आपको राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल व्यवस्था है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनयन किया जाता है राष्ट्रसभा में। ये किसको? तो साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। ये भी कहां से ये प्रावधान लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, जो प्रस्तावना में हमारा भाषा है वो जो है वो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है, आपको 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि आपको यहाँ पर जो समवर्ती सूची का प्रावधान है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है ये भी, तथा शक्तियों के विभाजन जो है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, ठीक, 3 आपको विभाजन है ना, संघ पर संघ वाला विभाजन, राज्य वाला समवर्ती पर, इस 3 विभाजन है। संसदीय विशेषाधिकार जो मिलता है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 5वां में जर्मनी के संविधान के आपातकालीन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक, तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति मिल जाती है आपातकाल के प्रवर्तन, ये जर्मनी। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषता भी जो है, ये जो हमारा संघ वाला विशेषता है, जिसमें संघ मजबूती प्रदान किया गया है स्टेट के मुकाबले, ये कनाडा वाला ही मॉडल पर लिया गया है। और शिष्ट शक्तियां जो आपको, जैसे आपको संघ वाला, इसकी संघ आपको जो सूची है, आपको राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तीनों सूची के बावजूद भी कुछ जो आपको विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, वो आपको संसद को दे दिया गया है। ये भी प्रावधान आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के पास ये है जो अवशिष्ट शक्तियां है, इसकी संसद। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय की प्रक्रिया जो है, जो कि आपको ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से, जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में है, ये लिया गया है, ठीक। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया हमारे संविधान में, पहले नहीं था, ठीक, जो आपको संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। फिर आपको जब जापान के संविधान से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। जापान के संविधान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। आप देखिएगा कि हमारे संविधान में अनेक देशों से कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं जो अच्छे प्रावधान है, ठीक, और ये हमारे भारतीय संविधान की खूबी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारतीय संविधान में कोई प्रावधान लिया गया है तो ये 1935 का अधिनियम से लिया गया है, ठीक, ये याद रखिएगा। लगभग 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम में आए थे और हूबहू या थोड़ा परिवर्तन कर उसे ले लिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत में संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो भारत में जो संविधान दिवस है, जब सबसे पहले संविधान लागू हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, इसी के उपलक्ष्य में आपको संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसे सभी आपको प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत के बारे में आ गया है यहाँ पर। भारत के राष्ट्रीय गीत जो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के, देखिए, भारतीय जो संविधान सभा है इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, इसे ध्यान से क्वेश्चन को लगाना है आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे बिहार से ही थे। कौन? तो डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में ये सबसे बुजुर्ग थे, ठीक, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इनके 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ संविधान सभा के बारे में। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? यह मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग किया गया था 1924 में, ठीक, कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा उसके लिए संविधान सभा द्वारा गठित किया जाएगा और संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे भारतीय होंगे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1936 में पारित किया गया था, ठीक, किसी बड़ा हस्तक्षेप ना हो और भारतीय द्वारा जनता द्वारा संविधान सभा का गठन हो और वही संविधान निर्माण करेगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया था कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन होगा? 1938 में ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो 1938 में सबसे पहले बार ये कहे थे वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन होगा। कैबिनेट मिशन, यहाँ पर देखिए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में होगा? कि संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि भेजे जाएंगे वो कितनी संख्या पर भेजे गए थे? तो 10 लाख पर भेजे गए थे, ये याद रखिएगा, 10 लाख पर। पहला यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन बन जाता है अगर संविधान सभा से, तो ऐसे बनता है, भारतीय संविधान में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे? तो संयुक्त प्रांत के सबसे ज्यादा थे। संयुक्त प्रांत यही यूपी वाला क्षेत्र जो आ जाता था। अब दूसरा देखिए कि संविधान के सभा में किस देश के रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के नहीं लिया था भाग प्रतिनिधि ने, ठीक। तीसरा है कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से सबसे पहले निर्वाचन हुआ था? ये जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ये हुआ था पश्चिम बंगाल से, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा
ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 और इसी दिन अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को आपको अध्यक्षता किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यही आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ वहीं आपको 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको 9 दिसंबर 1946 को देखिएगा अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर चुन लिया गया था। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। ठीक, बेनेगल राव को आपको किया गया था। ठीक, ये सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप जो समिति थी इसके अध्यक्ष जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे, ये आपको भीमराव अंबेडकर थे। इसके 7 सदस्य थे, ये याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? तो यहाँ पर 7 था। तो ये सब याद रखिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, झंडा समिति के सदस्य थे। याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जो अंतिम रूप से पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ये याद रखिएगा। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बोला जाता है, ऐसे एग्जैक्ट इतना ही समय नहीं लगा था। ठीक, भारतीय के संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किससे चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक, ये याद रखिएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा। भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता, माफ कीजिएगा, संविधान सभा नहीं, संविधान का निर्माता। ठीक, भारत में संविधान लागू हुआ था। भारत में संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आखिर इस दिन क्यों लागू हुआ था? संविधान में 26 जनवरी 19 माफ कीजिएगा, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, प्रथम स्वराज के रूप में मनाया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? जो संविधान का निर्माण किया था ये प्रथम देश कौन है? ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है इसे ध्यान से आपको लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन को लगाते समय आपको ये देखना है कि संविधान का निर्माण करने वाला, संविधान बनाया गया, इसकी लिखा गया, तो ये USA था, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान दिवस आता है। यहाँ पर देखिए भारत का संविधान दिवस आता है। भारत के संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। मैंने ऊपर बताया आपको। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां है? जो भारत के संविधान है इसमें कितनी अनुसूचियां है? तो मैंने आपको बताया था 12 अनुसूचियां है। पहले 8 थी लेकिन बढ़ गया, फिर 12 हो गया। 13 क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान में विश्व के लंबा है? किस देश का संविधान जो है ये विश्व के सबसे लंबा संविधान है? ये आपको भारत के संविधान जो है विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान है इसे कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार वाला शब्द देगा तो आपको वहां से रुक जाना है और ध्यान से क्वेश्चन लगाना है। ठीक, अतंप्रेत, अंगीकार, ये सब जो आपका शब्द आता है ये प्रस्तावना से शब्द लिया गया है। और ये जो कब किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः जो संविधान लागू किया गया था वो आपको 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंशतः रूप से ये लागू किया गया था, जो कि आपको यहाँ पर बोल रहा है अंगीकार कर लिया गया था कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर उद्देशिका के बारे में पढ़ लीजिए, यहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। उद्देशिका क्या है और संविधान में? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें हमने संविधान के उद्देशिका शामिल कर लिया गया और उसे आज के डेट में हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न है। इसमें एक बार संशोधन भी है, उद्देशिका या प्रस्तावना जो भी आप बोल सकते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था। उस समय आपात लागू था भारत में। तो पढ़ लेते हैं झट से। इसमें क्या है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? तो ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और इसे लगातार याद कर लीजिएगा, सजाने के लिए आ जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद समाजवाद, ये बाद में जोड़ा गया था, आपको जोड़ा गया था ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर पंथ निरपेक्ष, ये भी आपको जोड़ा गया था उसी समय, दोनों। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया है प्रस्तावना में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में तो 5 स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट में देखिएगा तो 6 स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
यहाँ पर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, अखंडता शब्द भी कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख कितना, आज तारीख उस दिन मतलब जिस दिन ये लागू इसकी ये हुआ था 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क सप्तमी 2006 विक्रमी, ये याद रखिएगा, संवत जो था 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अंतप्रीत, तो ये तीनों में अगर कोई भी शब्द दे कि कब अधिनियमित किया गया था, कब अंतप्रीत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, तो ये तीनों में यही आपको डेट लिखना होगा 26 नवंबर 1949। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी यूएसए से लिया गया है, मीन्स की संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये आप देखिएगा मौलिक अधिकार जो संविधान का मैग्ना कार्टा जिसे बोला जाता है, जो संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 35, यहाँ पर देखिए 35 तक 24 आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो 24 आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि विधि के शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो विधि के शासन की संकल्पना कहाँ के शासन प्रणाली के विशेष विशेषता है, तो यह है ब्रिटेन के शासन प्रणाली की। ठीक, ब्रिटेन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 18 है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में हमारे भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे, कौन थे, ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है। तो जो संविधान में हमारे राष्ट्र है उसके नामकरण किया गया है, 2 नाम दिया गया है, जो कि संविधान के आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, भारत या इंडिया। भारत या इंडिया कहाँ गया यहाँ, भारत या इंडिया, जो कि राज्यों का संघ होगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, केसी हियर ने कहा था, केसी हियर ने या हियर ने। ठीक, तो ये 21 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है 22 है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन में विकसित हुई, और हम लोग का भी संसदीय शासन प्रणाली ही है, हम लोग पहले ब्रिटेन का कॉलोनी था भारत। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। जो संविधान का आत्मा कहलाता है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग है। ठीक, तो ये आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन जो है अगर आर्टिकल 32 देता है और उसमें आर्टिकल देता है तो आर्टिकल 32 लगाइएगा, लेकिन अगर संविधान का भाग देता है, संविधान की प्रस्तावना भी एक भाग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, केशवानंद भारती आपको केस जो 1973 था उसमें यह पता चल गया था, और फिर वही 1976 में संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। तो ये जो है उद्देशिका को कहा गया था, क्या ये कौन से भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका, तो प्रेम्बल को कहा जाता है। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, ये दे रहा है उल्लेखित नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए नहीं दिया है, तो ये अंग्रेजी नहीं है, बाकी 22 भाषाओं दिया है 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तेलंगाना राज्य किसका विभाजन हुआ। तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है, किस राज्य से विभाजन हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, ये आंध्र प्रदेश से बना था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में देख लीजिए। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि राज्यों की संख्या 28 हो चुका है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुका है। ठीक, जिसमें आपको एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर, जिसको आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, उस दर्जा को अब हटा दिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर देखिएगा ये अनुच्छेद 1 में क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया है भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर क्या दिया है, राज्यों का संघ होगा, याद रखिएगा। इंडिया, भारत और इंडिया, इसका 2 नाम है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो कि पहली अनुसूची में वर्दनिष्ठ है, ये दिया है। तीसरी अनुसूची में है कि वो राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य क्षेत्रों को समिष्ट होंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो है इसके भाग का ही आपको अनुच्छेद 1 में ही ये तीनों दिया हुआ है। ठीक, कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र को भी समिष्ट होंगे, जैसे कोई अर्जित करता है बाद में। तो अनुच्छेद 2 जो दिया है उसमें भारत के संसद को विधि बनाने की प्रक्रिया है कि निबंधों या शर्तों के जो वह ठीक समझे नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान किया गया है। तीसरा में यह है कि जो नए राज्य बनाया जाता है पुराने राज्य से काटकर या सीमा घटाया जाता है, उस बारे में है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन संसद विधि द्वारा की जा सकती है, संसद विधि बनाकर। क्वेश्चन नंबर 26 की संविधान के प्रारंभ होने के बाद किसी अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने के संबंधी प्रावधान है। तो बाद संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है, ये कौन सा अधिनियम है, ये आपको बताना है, सोच कर बताइए। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हो जाएगा ये है नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान नागरिक देता है,
भारतीय संविधान नागरिकता देता है किसको किसको? तो जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसमें से, ये सभी प्रक्रिया द्वारा। ठीक, तो 27 का आंसर डी हो जाएगा। अभी जो CAA कानून आया है वो भी नागरिकता से संबंधित है, और उसमें देश जो तीनों का उल्लेख किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का उल्लेख किया गया है कि वहाँ के जो माइनॉरिटी है वो आकर भी इंडिया में रह सकते हैं 2014 से पहले जो भी आए होंगे। 28 क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन से जो भाग है जो कि नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है ये आपको बताना है। तो संविधान के भाग 2 में देखिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखिएगा, इसमें आपको नागरिकता के बारे में दिया है। ठीक, तो ये आपको भाग 2 हो जाएगा, इसमें 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान के भाग है लगभग 22 भाग है, उस 22 भाग में जो महत्वपूर्ण भाग है उसको आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण ही भाग मैंने लिया है, पूरा भाग आपको नहीं कराने वाला हूँ। ऐसे पूरा भाग आपको 22 भाग देखना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण भाग मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला भाग जो आता है ये किससे आता है? तो ये आपको होता है राज्य और राज्य क्षेत्र से। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्रों से, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें प्रावधान है। भाग 2 है, ये किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है, सिटीजनशिप जिसे हम लोग बोलते हैं। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये आपको देखिएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिसे संविधान के मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भाग 4 में क्या देखिएगा? तो इसमें राज्य के निर्देश तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। भाग 4 क में क्या दिया हुआ है? तो ये आपको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन कर सोर्सी समिति की सिफारिश पर। यह मौलिक कर्तव्य के बारे में है, आर्टिकल 51 के क में 11 भी मौलिक कर्तव्य है। अब देखिएगा कि भाग 8 में क्या है, किससे संबंधित है? ये केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित है। ठीक, भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 भी याद रख लीजिएगा। भाग 5 और भाग 6 क्या कहता है? तो भाग 5 कहता है संघ के शासन के बारे में, जो कि आर्टिकल मतलब कि संघ जो संघीय स्तर पर होगा, तो ये 52 से लेकर 151 तक होगा। फिर उसके बाद संघ का शासन खत्म हो गया तो फिर राज्य का शासन आया, जो कि भाग 6 में है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 में दिया हुआ है। ठीक, अब 7वीं जो भाग है, इसमें पहली अनुसूची के भाग ख था, जो कि आपको निरस्त हो गया है, बात खत्म हो गया इसका। फिर इसके बाद अब आएगा संघ राज्य क्षेत्रों का शासन और फिर पंचायती राज का। तो ऐसे कर आप देखिएगा, आप जाकर भी देख लीजिएगा अपने बुक में, ये जरूर भाग है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है, जो कि आर्टिकल यहाँ पर देखिए भारत 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन। यहाँ पर आर्टिकल जो है गलत लिखा है, यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल नहीं होगा। भाग जो 15 में आर्टिकल होगा ये निर्वाचन संबंधी है। तो ये जो निर्वाचन संबंधी आपको होता है ये आपको आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होता है। 324 से लेकर 329 होगा, ये जो नहीं है ये हिंदी वाला यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो इसे गलत कर लीजिएगा, यहाँ पर 324 से लेकर 329 तक कर लीजिएगा। भाग 18 किससे संबंधित है? तो ये आपात उपबंध से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 संबंधित है आपको संविधान संशोधन से, जो कि आर्टिकल 368 से संबंधित है। अब ये याद रखिएगा कि आप आर्टिकल 370 के बारे में अगर दें तो ये किससे संबंधित हो जाता है? तो ये भाग 21 से संबंधित हो जाता है, जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए थे, जिसमें आर्टिकल 370 और 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, वो भाग 21 के तहत दिया गया है। तो हो सकता है कि हटाया गया है 370, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारत में नागरिक संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे है? तो भारत में नागरिकता या नागरिक संबंधी, यहाँ पर देखिए नागरिकता है, ये संसद को दिया गया है, विधान बना सकता है कानून। ठीक, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत मीन्स की डुअल सिटीजनशिप का पॉलिसी स्वीकार किया गया है? यहाँ पर दोहरी नागरिकता होता है। इसमें क्या होता है कि आपको तो देश का तो नागरिक हो गए होंगे, जिस राज्य में नागरिक रहते हैं उसका भी नागरिकता लेना पड़ता है। तो ये है आपको भारत, इसकी यहाँ पर डी में, भारत में नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, आप देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, फेडरल वहाँ पर गवर्नमेंट है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 21A यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो 21A बाद में जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित जोड़ा गया था। ठीक, तो अब हम ये फंडामेंटल राइट में आपको मिलेगा, तो फंडामेंटल राइट के बारे में भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट के बारे में सबसे पहले आप जान जाइए मौलिक अधिकार के बारे में कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक प्रावधान है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया है, जिसे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, यहाँ पर पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार है। अब चलिए हम जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक, पहले आता है समानता का अधिकार, ये किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो समानता या असमानता का अधिकार यहाँ से देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो यह कहता है विधि के समक्ष समता बताता है। मिसकी इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य के सभी व्यक्ति एक समान कानून बनाएगा, मिसकी राज्य के सभी व्यक्ति के लिए जो भी कानून बनेगा एक समान बनेगा और उन पर एक समान लागू भी होगा। ये आपको क्या आता है? विधि के समक्ष समता, मिसकी विधि कानून के समक्ष। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। ठीक, लेकिन कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि आपको सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए आपको आरक्षण की व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान बनाकर आपको छूट दिया जाएगा, जैसे कि अब EWS के लिए 10% छूट लाया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो कि आर्टिकल 15 के 6 में आपको संशोधन किया गया है और आर्टिकल 16 के 6 में संशोधन किया
गया है, तो 2 आर्टिकल संशोधन किए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन में कोई भी जॉब पाने के सरकारी के उसमें नियोजन की क्षमता में कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ प्रावधान सरकार कर सकता है, और इसमें अब आपको ईडब्ल्यूएस वाला भी सेक्शन आ गया है। अनुच्छेद 17 क्या है कि अपृश्यता का अंत है, जिसे हम लोग छुआछूत बोलते हैं, बहुत ही पुराना ये था। ठीक, तो ये छुआछूत का अंत के बारे में जो दिया है, उन्मूलन के बारे में, जो कि दंडनीय अपराध होगा छुआछूत, ये आर्टिकल 17 में दिया है। फिर आर्टिकल आपको 18 जो है, जो कि समता या समता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 18, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो देखिएगा कि सेना या विधि संबंधी, यहाँ पर देखिए सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे पहले राज्य द्वारा दिया जाता था ना, महाधिराज, राजा, राजपुत्र, ये सब अब सब खत्म कर दिया है उपाधि। भारत के कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना मिसकी भारत के कोई भी देश नागरिक जो है किसी अन्य देश के अगर कोई पुरस्कार आपको लेना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति की सहमति लेगा या आज्ञा पत्र लेगा, तभी वो स्वीकार कर सकता है। अगर राष्ट्रपति बोलेंगे नहीं तो नहीं ले सकता है। ठीक, भारत सरकार द्वारा भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो दिए जाते हैं, आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। माफ कीजिएगा, आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ पर ले लिया हूँ कि स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया है। अब 19 में क्या दिया है, 19 में जो दिया है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। यहाँ पर देखिए अब सिर्फ 6 है, जो है कि अनुच्छेद आपको जो है 19 के जो है ये आपको संपत्ति का जो अधिकार था ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके पास जो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी है, वो क्या है, तो 19 के पहला में है बोलने की स्वतंत्रता, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता ही निहित है। बोलने की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता आता है। अनुच्छेद आपको बी में है 19 के शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 के डी में आपको देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन करने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 के ई में जो दिया है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और 19G, एफ हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार को, तो अब 19G है जो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है, ये 6 जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी का वर्णन अनुच्छेद आपको 19 के ए में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में क्या दिया है, अनुच्छेद 20 देखिए अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है जो कि 20 में दिया है। पहला कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए मात्र एक ही बार सजा मिल सकता है, ये याद रखिएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है। ठीक, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि एक नया कानून बना दिया जाए कोई भी और उसके तहत सजा दे दिया जाए, और न ही पुराने वाले कानून लागू कर दिया जाए। ठीक, जो उस समय कानून चल रहा है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी अगर वो ऐसा कुछ कांड किया है तो। तीसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बहुत पीवीआई क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिएगा। ठीक, आप जब दरोगा या पुलिस का ट्रेनिंग कीजिएगा ना तो ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी लीगल राइट में जब पढ़िएगा ना, संविधानिक जो कि आपको उस कानून पढ़िएगा तो उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 क्या है कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्राण और दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण जो कि आर्टिकल 21 है, और संविधान के सबसे बेस्ट आर्टिकल में आर्टिकल 21 आता है और आर्टिकल 32 आता है, दोनों याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर कोई भी उससे आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 21 का एक जोड़ा गया है जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को आपको फ्री में आपको अच्छे ढंग से आपको क्या एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, मिसकी 6वां आपको संशोधन 2002। आपको आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, उसे 3 प्रकार की आर्टिकल 22 में दिया गया है। मनमाने ढंग से मान लीजिए आपको कोई भी गिरफ्तार कर लिया गया तो आपके पास 3 स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ठीक, ये आपको प्रदान किया गया। हिरासत में लेने का आपको सबसे पहले कारण पूछिएगा, अगर कोई पुलिस गिरफ्तार आपको करता है तो सबसे पहले उसे पूछिए कि हमने गलती क्या किया है। ठीक, फिर आपको दूसरा में है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़ दिया जाए, अगर दूर है न्यायालय तो आने जाने का समय छोड़ दिया जाए, तो आपको वो किसी भी न्यायालय के समक्ष आपको पेश करना होगा, आपको जिला न्यायालय के समय आपको समक्ष या दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। ये आपको पुलिस का कर्तव्य होता है। अगर पुलिस आपको जबरदस्ती 2 से 3 दिन रख देता है जेल में, अगर किसी के सामने पेश नहीं करता है, आपको बस आपको चिढ़ाने के लिए या मारने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से इस पुलिस वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इसका जॉब खा सकते हैं। ठीक,
उसे अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार है। यह तीसरा है कि कोई भी अगर गिरफ्तार है तो उसे अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार है। अब आता है अगला, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है ये आपको आर्टिकल 23-24 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया है, तो आर्टिकल आपको 25 से लेकर 28 तक दिया है। मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, जो आर्टिकल 23 जो कहता है, ये आपको बालक श्रम कहता है, या बंधुआ मजदूरी आप खरीद जो बेचा जाता है आदमी को, मीन्स की आपको मनुष्य को खरीद बिक्री, ये सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबरन आपको कोई भी काम कराना, पैसा नहीं देना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, आर्टिकल 24 क्या है, तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम नहीं कराना है, इसकी बाल श्रम जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, ये प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं चौथा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 में दिया है, जिसमें आर्टिकल 25 महत्वपूर्ण है, जो कि पंजाबी लोग ऊपर अपना पगड़ी उगड़ी बांधते हैं या जो भी रखते हैं, वो आर्टिकल 25 में ही प्रावधान किया गया है कि कोई भी अपना धर्म को अच्छे से मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। पांचवा है कि संस्कृति और शिक्षा के अधिकार किन अनुच्छेद में है, तो यह है आपको अनुच्छेद 29 और 30 में। ये अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार कहलाता है, जो कि आपको धार्मिक और आपको भाषाई दो प्रकार का अल्पसंख्यक भारत में है, ये दोनों अधिकार आपको मिलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो महत्वपूर्ण अधिकार है, संविधान की आत्मा इसे भी बोला जाता है अगर आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो। ठीक, तो ये है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। देखिए, संविधान के उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 32 में क्या दिया है, 32 में जो प्रावधान है पांचों, ये बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और आपको उच्च न्यायालय जो राज्य के होते हैं वो आपका आर्टिकल 226 के तहत जारी करते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कि इसमें कौन कौन रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट आता है कि कोई भी चीज़ लोग को बंदी किए हो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। परमादेश आता है, फिर प्रतिषेध लेख आता है, उत्प्रेषण आता है, और पांचवा में क्या है, अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देख लेते हैं। ये सभी आपको पढ़ना भी है, आपको जब ट्रेनिंग कीजिएगा तो ये सभी पढ़ाया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें होता है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले को अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए आदमी को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय में बंदी बनाए जाने के कारण को विचार किया जाएगा कि आखिर उसे बंदी बनाया गया है। परमादेश क्या होता है, परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों को पालन करने के आदेश जारी किए जाते हैं कि वो अपना काम करे। ठीक, ये परमादेश में इसके हम आदेश देते हैं कि जिस काम के लिए तुम हो वो काम करो। ठीक, फिर आता है तीसरा कि प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधीशों को जारी किया जाता है। कौन, तो प्रतिषेध लेख। ठीक, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या होता है, तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास निलंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे, मीन्स कि वो अपने नहीं ये करे, वो ऊपर वाले न्यायालय में भेज दे जो अभी उसके यहाँ पड़ा हुआ है केस। पांचवा है अधिकार परीक्षा या लेख। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि आपको क्या है, आपको कांस्टेबल बनाया गया है और आप चल दिए हैं डीएसपी का काम करने, तो आपको तो डीएसपी का काम करने का अधिकार नहीं है, आप तो कांस्टेबल है। या मान लीजिए आप कांस्टेबल भी नहीं है, समान आदमी है और आप डीएसपी का काम कर रहे हैं, तो ये तो अधिकार नहीं है। तो यही अधिकार परीक्षा लेख होता है, किस अधिकार के तहत तुम काम कर रहे हो। ठीक, ये अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से काम कर रहा है, और कब तक इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। संविधान के 21 द्वारा अनुच्छेद में सुरक्षित है कौन से महत्वपूर्ण अधिकार है, तो ये जो है ये जीवन और की स्वतंत्रता है। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। 31 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस में, यहाँ पर देखिए मूल अधिकार किस में दिया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन से मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, तो कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में यह प्रावधान था, ये याद रखिएगा, इसका संपत्ति का अधिकार था। अब 6 ही मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, इसके छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत के उन्मूलन से है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय का आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद, देखिए अगर किस अनुच्छेद को बोले तो आप सीधे लगाइएगा अनुच्छेद 32 से, अगर किस आपको भाग का बोले, किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है तो उस समय प्रस्तावना को लगाइएगा। ठीक, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 35 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान के भाग 4A यहाँ पर देखिए 4A जो कि अनुच्छेद 51A
भारत में प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86 जो अमेंडमेंट किया गया है इसके 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक जोड़ा गया था, जो कि आपको निःशुल्क शिक्षा के बारे में जोड़ा गया था कि आपको कर्तव्य होगा गार्जियन का स्कूल भेजे वो अपने, ठीक। तो ये जो है आर्टिकल, ये अभी आर्टिकल नहीं है, ये आपको 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? समान नागरिक कोड में इसकी सिविल आपको जो सिविल आचार संहिता जो बोला जाता है, समान आचार संहिता जिसे बोला जाता है, ठीक। ये आर्टिकल 44 में दिया है डीपीएसपी के, राज्य के नीति निषेध तत्व के आर्टिकल 44 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के? तो ये यूएसएसआर के संविधान से। पहले ये पूर्व सोवियत संघ रसिया था, रसिया अब हो चुका है, पहले पूर्व सोवियत संघ था, ठीक। तो इसका विघटन हुआ 1991 में, अब ये रसिया हो चुका है, यहाँ से लिया गया है। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के ए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वन जीव के सुरक्षा से संबंधित है, ठीक। तो सबसे पहले ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से कि एक आपको जो पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान किया गया है ये कौन से आर्टिकल में प्रदान किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछता है, ठीक। तो ये आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। अब ये दे रहा है कि वन जीव सुरक्षा किससे संबंधित है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से है, या यहाँ पर मौलिक अधिकार से है। ये दिया है राज्य के नीति निषेध तत्व में दिया है। आर्टिकल आपको 48A जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में पड़ेगा डीपीएसपी, और इसमें भारतीय संविधान में क्या बताया गया है, तो ये संरक्षण, पर्यावरण और सुधार और वन जीव का सुरक्षा करना है, ठीक। ये दिया है। क्वेश्चन नंबर आपको 40 देखिए कि निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो किसकी संस्तुति पर आपको मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में, ये बताना है। तो देखिए मूल कर्तव्य जो है ये नहीं है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तो उस समय नहीं थे, ये आपको 16 समिति सिफारिश की थी, इंदिरा गांधी ने ये समिति बनाया था आपको जब आपात लागू हुआ था तो 75 से 77 के बीच में। तो वो 16 समिति ने सिफारिश किया था कि हाँ मौलिक कर्तव्य भी हमारे पाठ में होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य वाला पाठ जोड़ा गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक। तो ये 16 समिति ने सिफारिश किया था, उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 2002 में एक फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक। 16 समिति ने सिफारिश किया था कि मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर दंड भी दिया जाए, और टैक्स वाला जो है इसे भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, लेकिन ये सब प्रावधान नहीं जोड़ा गया। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए आगे के देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, झट से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा आपको, खत्म हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक। यहाँ पर देखिए 16 समिति ने अनुशंसा पर संविधान ने 42वें संविधान संशोधन 1976, देखिए सभी जानकारी तो मैं दे ही दिया हूँ यहाँ पर, 1976 में द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा, इस रूस के संविधान से लिया गया है। पहले वो 1976 में आपको यूएसएसआर था, फिर 1991 में रूस हो गया। तो ऑप्शन में आप तो रूस देगा या यूएसएसआर देगा, दोनों में से एक ही देगा, ठीक। इसे भाग 4 क में रखा गया है, भाग 4 क या भाग 4 ए बोल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 51 के क है, जो कि आपको आर्टिकल 51 के ए भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में यहाँ पर लिखते हैं तो। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ये 11 है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करने, सबसे पहला जो कर्तव्य, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का आदर करे। फिर दूसरा में क्या आता है, दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों और हृदयों में संजोए रखे और उनका पालन करे, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़ रखे, ये तीसरा है, ठीक। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अछूड़ रखे, ठीक। ये याद रखिएगा, सुरक्षा करना है, देश की रक्षा, यहाँ पर रक्षा करना है, रखा नहीं, यहाँ पर रक्षा करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भर्तृत्व की भावना को निर्माण करना है। हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ये भी याद रखिएगा। छठा है प्राकृतिक के पर्यावरण रख रखाव और उसके संवर्धन में सहयोग करना है, ठीक। यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना है, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष और बढ़ने के सतत प्रयास करें। और 11वां जो है कि माता पिता या संरक्षक का जो भी कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है ये किस देश से? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक। अब डीपीएसपी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। डीपीएसपी देखिए राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के बारे में देख लीजिए, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए डीपीएसपी जो कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है यह संविधान के भाग 4 में है, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, यहाँ किया गया है। इसका प्रयोग प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली है, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रावधान लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन डीपीएसपी को नहीं लागू किया जाता है। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत निम्न है, कौन है? तो आपको सबसे पहले 37 आर्टिकल देखिएगा, तो राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 39 क में दे दिया है, महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं यहाँ पर लिया हूँ। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है ये 39 के कम है। समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें निहित है। 39 के ख में क्या है कि सार्वजनिक धन के स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम
साधन हो सके। ठीक, 39 के ग में क्या है, यहाँ पर धन के समान वितरण के संबंधित है। 40 आर्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 40, जो कि किससे है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, यह याद रखिएगा। आर्टिकल 41 किसके है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 क्या है, काम के न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता बंद कराना, ये क्या है, आर्टिकल 42 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 43 क्या है, तो यहाँ पर देखिए कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, यहाँ पर देखिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है। ठीक, ये याद रखिएगा। 44 में जो है ये नागरिक के समान नागरिक संहिता जो है, ये समान सिविल संहिता जो है, इसे आपको आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 46 क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना है। आर्टिकल 47 क्या है, पोषण स्तर को विकास करना है, जीवन स्तर को ऊंचा करना है और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का यह कर्तव्य होगा। ठीक, यहाँ से महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है जो भी आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में दिया हुआ है। 48 के कम में यही जोड़ा गया कि पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन जीव और वन का आपको रक्षा करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए 49 में क्या दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। ठीक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का। अनुच्छेद 50 में क्या दिया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ठीक, न्याय जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 51 क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया है, तो ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो कि राज्य के निर्देशन सिद्धांत को रूप में कार्य करते हैं। अब वो जानना जरूरी नहीं है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी है जो कि आपको डीपीएसपी की तरह काम करते हैं अनुच्छेद। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण के सिद्धांत भारतीय संविधान की किसमें दिया हुआ है। जो कार्यपालिका होगा न्यायपालिका से पृथक्करण होगा, आर्टिकल 50 में आप देखिएगा ये दिया हुआ है, डीपीएसपी में इसके राज्य के निर्देशन सिद्धांत में दिया है। 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के विचार में किया गया है। जो अल्पसंख्यक के हित का सुरक्षा होगा ये किसमें किया गया है, तो ये आर्टिकल 29 में किया गया है। आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के अधिकारों के संबंधी दिया हुआ है, तो ये 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक को किस अधिकारी के पास जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है, यह 44 क्वेश्चन है। तो यह जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास, दोनों के पास जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के तहत आपको मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग कर जा सकते हैं, 5 रेट जारी करेगा। और उच्च न्यायालय के आपको 226 के तहत आर्टिकल उपयोग करके जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के संबंधी प्रावधान है। तो वित्तीय आपातकाल के संबंधी प्रावधान जो है ये आर्टिकल 360 में है, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं आपको, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 360 और वित्तीय आपातकाल 300 आपको देखिए, माफ कीजिएगा यहाँ पर देखिए फिर से मैं बताऊंगा। आर्टिकल 352 आपको राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। 3 आपात है जो कि ये वित्तीय आपात के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 46 देखिए कि निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कौन काम किया है, तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल काम किए, प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किए हैं और प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए हैं। ठीक, तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के भारत के आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो करता है ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपात उपबंध। देखिए आपात उपबंध देख लीजिए, जब आपातकालीन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपात से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपात उपबंध के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था दिया गया है हमारे संविधान में। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 360 के तहत, वित्तीय आपात आर्टिकल माफ कीजिएगा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत दिया हुआ है। ठीक, थोड़ा जल्दी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, मैं उसे सही कर लूंगा। राष्ट्रीय आपात देखिए, राष्ट्रीय आपात क्या है, तो इनकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी आधार पर ये राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। ठीक, क्या है, ये 3 आधार है जो मुख्यतः ये 3 आधार है, किसी भी नहीं, 3 आधार है जो है ये क्या है, युद्ध के कारण, बराह आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक, पहले सशस्त्र विद्रोह ये कब जोड़ा गया था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। इसके स्थान पर पहले आंतरिक कलह था या आंतरिक ये था। ठीक, ये सब था, लेकिन इसके तरफ अब सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तो ये 3 आधार पर आर्टिकल 352 लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश देगा मंत्रिमंडल तब करेगा। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है कि आखिर क्यों लगाया गया है, या न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में किया जा सकता है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था कि एक भाग में भी ऐसे राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है या संपूर्ण भारत में भी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था। ठीक, तो ये आपको बताना है
तो सबसे पहले ये याद रखिएगा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जोड़ा गया था, जो कि आंतरिक अशांति वाला व्यवस्था हटा दिया गया और उससे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। कब? 1978 में आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन ये जब घोषित किया गया था, ये आपको आर्टिकल 352 के तहत 3 बार अभी तक आपात लागू हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। एक बार जब चीन से युद्ध हुआ था सबसे पहला, फिर आपको पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला बना, और फिर तीसरा जो कि आपको इंदिरा गांधी ने लागू किया था, जो कि आपको आंतरिक अशांति के आधार पर। तो दो तो बड़ा आक्रमण के आधार पर लागू हुआ है, एक जो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू हुआ था। ठीक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 49 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के भी और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है अगर उनका समय नहीं भी पूरा हुआ है तो ये कौन कर सकता है? तो ये किसको शक्ति प्राप्त है? तो ये संसद को शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो 50 का आंसर डी हो जाएगा। महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत और इन्हें हटाया जा सकता है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक, तो वीडियो को हम